सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, शहर कराची का नोहा, मैं अपने हाथ पे किसका लहू तलाश करूं। एक ज़माना था कि कराची में टारगेट किलिंग होती थी और उसने पूरी एक नस्ल तबाह कर दी। पता नहीं कितनी सैकड़ों हज़ारों जानों को वो निगल गई। उसके बाद दौर आया मोबाइल स्नैचर्स का, जिसमें भी कराची के नौजवान सड़कों पर मारे जाने लगे। और अब एक फिनोमिना हमारे सामने आया, डंपर माफिया। वो डंपर जो कराची की सड़कों पर खुले आम कराची के नौजवानों की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, बड़ों की, ख़वातीन की, बच्चों की ज़िंदगियां निगल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कभी मोबाइल स्नैचर्स का कुछ मदावा ना हो सका, टारगेट किलिंग का कुछ मदावा ना हो सका, वहाँ सिवाय उस बड़े ऑपरेशन के जिसमें रेंजर्स को इन्वॉल्व होना पड़ा, हुकूमतों से, सियासी हुकूमतों से कुछ ना बन सका। इसी तरह से आज जो डंपर कराची की सड़कों पर जिस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं और जिस तरह से वो बाइक्स को कुचल कर रख देते हैं, सियासी हुकूमतें मजबूरी की और बेहिसी की तस्वीर, बेबसी की हमें नज़र आती हैं। लेकिन उनकी बेबसी सिर्फ इसी में है कि मदावा नहीं हो सकता मरने वालों का। दूसरी तरफ जो ज़िम्मेदार हैं, जो डंपर एसोसिएशन है, जब वो धरना दे देती है तो क्या मामला है कि उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, उनकी दाद रसी के लिए पहुंचते हैं, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करते हैं, उन्हीं के मुतालबात मानते हैं और उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। ये है कराची का नोहा, ये है कराची की कहानी। आज भी कराची की सड़क पर रात 3 बजे एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें एक 47 साल शख्स अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटी थी 22 साल और बेटा था 14 साल का। और ये याद रखें कि यही 2 बच्चे थे उस शख्स के। उसको भी पीछे से डंपर ने वो सड़क पर डंपर के नीचे उसकी बाइक गुजर गई। बेटा और बेटी वहीं पर उनकी डेथ हो गई। ताहम जो उनके वालिद थे वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, बेहोश हैं। वो इस बात से बेखबर हैं कि उनकी दुनिया लुट चुकी है। कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी उनकी फैमिली से, उनको हमने कोशिश की थी कि हम अपने प्रोग्राम में ले सकें, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो हमसे बात कर सकते और वो माज़रत ख्वाह भी थे, लेकिन उनका रोना ही बंद नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब ये वाक़या हुआ, वहाँ पे मुश्तइल लोग थे, उन्होंने क़ानून अपने हाथ में लिया, जो यकीनन गलत किया। 7 डंपर्स को आग लगा दी। ये गलत है, यकीनन गलत है। इसको कोई इसकी वो नहीं, इसको सह नहीं सकता या इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता, इसको सराह नहीं सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि अवाम कानून अपने हाथ में ले ले। वो कानून या वो इंसाफ उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्यों नहीं मिलता। ये जो आज वाक़या हुआ है, इसमें क्या कुछ हुआ ये भी मैं आपसे करूँगी, लेकिन ये पाकिस्तान कराची की सड़कों का कोई पहला वाक़या नहीं है। मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन बच्चों के मामू हैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब। अस्सलाम। इदरीस साहब, मेरा तो यकीन करें कि दिल फटता है जब मैं ये वाक़या सुनती हूँ। आप पर तो गुजरी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमें टाइम दे सकेंगे। मोहम्मद इदरीस साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं, तदफीन हो गई है बच्चों की? जी बिल्कुल, अभी हम तदफीन कर ही आ रहे हैं अपने भांजे और भांजी की। उफ़ अल्लाह। और उनके वालिद की कंडीशन क्या है? उनके वालिद की कंडीशन जो है वो बहुत सीरियस हालत में है। थोड़ी सी जो है ना, उनको बहुत चोटें आई हैं। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है उनके ऊपर। तो ये है कि अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या वो होश में है? जी वो होश में है? जी होश में नहीं, असल में होश में नहीं है अभी। होश में आते हैं थोड़ी देर, फिर जो है ना वो नुज्जी में चले जाते हैं, फिर थोड़ा आते हैं, फिर वो नुज्जी में चले जाते हैं। अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं। बस यही सवाल उनके मुंह से जो है निकले जा रहा है। अब उनको हम क्या जवाब दें, बताएं मुझे। और उनकी वालदा? उनकी वालदा जो है, मेरी जो सिस्टर हैं जो है ना, वो भी, उनका भी बहुत बुरा हाल है। उनको तो अभी तदफीन से तकरीबन 1 घंटे पहले हमने उनको खबर दी
कि आपके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो भी बेचारी ये सदमा जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और वो भी जो है ना बेहोश बार बार हो रही हैं और जो है ना बहुत उनकी भी जो है ना बहुत बुरी हालात है। ये उनके 2 ही बच्चे थे? नहीं, माशाल्लाह से 7 बहन भाई थे। अच्छा। इसमें से ये मानूर जो थी वो सबसे बड़ी थी और जो अहमद रजा थे वो सबसे छोटे थे अपने बहन भाइयों में, और मानूर जो है सबसे बड़ी थी अपने बहन भाइयों में। इंतहाई दिलखराश वाक़या है, मेरे पास तो ज़ाहिर अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे हमें। मैं इसलिए सिर्फ आपसे मैंने तस्दीक की कि हमारे पास ये शायद खबर थी कि शायद वो 2 ही उनके बच्चे थे। मुझे ये बताएं कि ये वाक़यात कराची में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तवातुर के साथ हो रहे हैं। डंपर्स कुचल रहे हैं कराची की सड़कों पे, बाइक्स पे नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, किसी को भी नहीं। हुकूमती सतह पर आप लोगों से कोई रब्ता किया गया? हमारे से किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने जो है ना हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया, और जो है ना हमें इतनी हमारी कोई तजलील करी गई है बॉडी देते हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। जो है ना तजलील हमारी यूँ की गई। कभी बोलते हैं कि इलाकाई थाने वाले आ रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं आए। हम 3 बजे से बॉडी के पास पड़े हुए थे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में। आप करें हमें 9 बजे बॉडी मिली है सुबह। मतलब ये ऐसी कौन सी कार्रवाई हो रही थी कि आप लोगों को इतना कोई दिल खराश, मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, ऐसे तो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता है जिस तरीके से हमारे ये हॉस्पिटल्स वाले कर रहे थे। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे बस। कौन सा हॉस्पिटल था अदरी साहब? ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। और ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है मेरा ख्याल है वहाँ की? जी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर में आता है अब्बासी शहीद। तो वो मतलब लाशें आप 3 बजे से अगर ऑनवर्ड, या मैं 4 बजे से भी लगा लूँ, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 से 6 घंटे आप लोगों को बच्चों की जो डेड बॉडीज़ थी वो हवाले नहीं की? जी, बहुत परेशानी का हमें सामना करना पड़ा। और जो है ना बस आपको क्या बताएं, जिस तरीके से हम पे बीत रही है ना ये हम ही जानते हैं। और हुकूमती सतह पे मुझे तो इतना कोई अफसोस हो रहा है कि हमारी हुकूमत जो है वो इतनी बेहिस हो गई है। रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को कुचला जा रहा है। इनको ज़रा सा भी अल्लाह पाक का खौफ नहीं है कि खुदा न खास्ता कल कला को इनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाए तो इनको किस तरीके से जो है नहीं करेगी। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हम तो दिन में भी देखते हैं, दिन में भी डंपर चल रहे होते हैं, रात में भी चल रहे होते हैं, और जो है ना नशा कर करके जो है ना चला रहे होते हैं। और जो है ना यकीन करें इतनी बेदर्दी से कुचला है, शायद आप बॉडी देखेंगे आप देख नहीं पाती हैं मेरे भांजे और मेरी भांजी की बॉडी। काबिल शनाख्त है? काबिल शनाख्त तो है, लेकिन जो है ना बस वो कपड़ों से और जो है ना उससे फेस से थोड़ा बहुत, इतनी फेस से आप सही तरीके से जो है ना पहचान नहीं पाएंगे उनको। इस तरह उनकी कंडीशन थी। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, उनकी वालदा को सब्र दे, उनके वालिद को सेहत दे और थोड़ी सी शर्म दे। जो हमारे इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुक्मरान हैं। इदरीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत माजरत मैंने आपका वक्त लिया, लेकिन इसलिए ज़रूरी था कि कम से कम इस इशू को हाईलाइट कर सकें। शायद जो करता धरता हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनको कोई थोड़ी सी शर्म हो जाए, थोड़ी सा एहसास हो जाए। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। वही वाली बात है कि कराची के में ये पहला वाक़या नहीं है। मैं ज़रा थोड़ा सा पिछले 7 महीने में जो वाक़यात हुए वो मैं अपने नाज़रीन के सामने रखूँ। शहर क़ायद में गुज़िश्ता 7 माह के दौरान जो ट्रैफ़िक हादसा वग़ैरह हुए, ट्रैफ़िक हादसा ने अब तक यानी इन 7 माह में 547 ज़िंदगियाँ निकल लीं, जबकि 8136 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। जाँ बाग होने वालों में 426 मर्द, 51 ख़वातीन और 70 बच्चे शामिल हैं। हादसात में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में 278 मोटरसाइकिल सवार, 180 पैदल चलने वाले, 83 दीगर गाड़ियों के सवार। उसके बाद जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची में, ज़िला सतही पर जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये एक्सीडेंट्स हुए, यानी 174 अमवात वहाँ पर हुई हैं। दीगर अजला में डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी वेस्ट में 140, सेंट्रल में 76, ईस्ट में 55, कोरंगी में 52,
साउथ में 44 जबकि डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3 अफराद ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हुए। लेकिन हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती। एक छोटा सा लाइन आती है, हमें अफसोस है, बड़ा अफसोस है, हम उनके दुख में उनके, लेकिन असल में वो किसके साथ हैं ये मुझे अब आपको बताना है। जब ये वाक़या हुआ तो जो डंपर्स एसोसिएशन है उन्होंने मामूल के मुताबिक उन्होंने हड़ताल कर दी 2 जगह पे उन्होंने, और हड़ताल करके ट्रैफिक रोक दिया। फिर उनके साथ हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर मुज़ाकरात करे, जो मर गए उनको पूछा भी नहीं, लेकिन वो माफिया जो हड़ताल किए बैठा है उनसे मुज़ाकरात शुरू हो गए और मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए, जिसके नतीजे में उन्होंने ट्रैफिक बहाल कर दी। इक्का दुक्का वाक़यात शायद अभी भी हो रहे हों। और जो मुज़ाकरात कामयाब हुए उनकी शराइत क्या हैं, अगर वो मैं आपके सामने रखूँगी तो आप सिवाय अफसोस के शायद मेरी तरह कुछ नहीं कर सकेंगे। पहले उन्होंने कहा कि जो डंपर जिन्होंने जलाया है, मतलब इस एक्सीडेंट के बाद जो मुश्तिल अफराद ने कानून अपने हाथ में लिया, इंतहाई गलत कदम था, इंतहाई गलत इक़दाम था, लेकिन फिर वही सवाल है कि ये नौबत क्यों आई। वो तकरीबन 18 के करीब अफराद को उन्होंने गिरफ़्तार किया। उन पर दहशत गर्दी की दफ़ात लगेंगी। दूसरी तरफ कोई गिरफ्तारी अमल में अभी तक नहीं आई है कि जो लोग कुचल रहे हैं कराची की सड़कों पे लोगों को। उसके बाद जो डंपर्स जले हैं, जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। हुकूमत सिंध जलने वाले डंपर्स के नुकसान का अजाला करेगी। फ़रीक़ैन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के लिए एक बाकायदा तौर पे कमेटी तश्कील दी है। मालिकान डंपर से गुजारिश है, बस एक गुजारिश की है, क्या आप अपने जो डंपर्स हैं उसमें ब्रेक्स, कैमरा, ट्रैकर और इंश्योरेंस के साथ ड्राइवर के लाइसेंस को यकीनी बनाएं। यानी आपकी तमाम हमदर्दियाँ, तमाम सपोर्ट, तमाम ताउन डंपर्स एसोसिएशन के साथ है। आपने उनको यकीन दहानियाँ करा दी, लेकिन जो मर के चले जाते हैं, ना आप उनके घर जाते हैं, ना आप उनका हाल पूछते हैं, उनके लिए किसी किस्म का कोई कंपनसेशन नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली से और MQM से उनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब आपका टाइम देने का, और इसलिए ज़्यादा खुश शुक्रिया कि हमने पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत है उसको भी हमने बड़ी कोशिश की थी, हमारे प्रोड्यूसर ने, कोऑर्डिनेटर ने, कि उनको अप्रोच किया जाए, लेकिन उनके जो भी कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कहा कि जी वो बड़ा कम मीडिया पर आते हैं तो वो इस इशू पे भी नहीं आ सकते और ज़रा बिज़ी भी हैं। बहरहाल हमारा जो काम था वो हमने किया। हमारे साथ हाजी लियाकत महसूद भी मौजूद है जो कि प्रेसिडेंट हैं डंपर्स एसोसिएशन के। हाजी लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और खुर्रम गुलजार हमारे अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, रिपोर्टर हैं हमारे कराची से, वो भी हमारे साथ मौजूद है। यकीनन ये हम सबको ही पता होगा जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं कि जो आज ऑल्दो कि ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन हद हो गई है, मतलब तवातुर से अगर हम ये बात करें कि पिछले, जिस तरह से हमने जिक्र भी किया कि शहर कायद में पिछले 7 माह में 547 ज़िंदगियाँ जो है वो ट्रैफिक हादसात की नज़र हुई। और अगर हम डंपर्स की बात करें तो तकरीबन डंपर्स के ज़रिए जो जिनकी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो तकरीबन 32 के करीब अब तक अफराद हैं, और उनमें से ज़्यादातर की तादाद जो है वो नौजवानों की है। अली खुर्शीदी साहब मुझे से 2 मिनट ज़रा दीजिएगा, आपकी तरफ आऊँगी, तफसील से गुफ्तगू करूँगी, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर हैं खुर्रम गुलजार, उनसे पहले इस बात का आगाज़ करती हूँ। खुर्रम, आज भी एक वाक़या हुआ, रात में हुआ, लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्या ये मजबूरी ऐसी लोगों को पड़ी है कि वो कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हुए? हुकूमत कहाँ है? क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है, तवातुर के साथ वाक़यात हो रहे हैं। देखिए, शहर में इस तरह के वाक़यात रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, हादसात होते हैं, शहरी मर जाता है, अस्पताल जाता है, वो ले जाते हैं लाश और वो मामला दब जाता है। सिर्फ इतना होता है कि पुलिस जो है वो जो भी हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर, ट्रक है, डंपर है, ट्रॉलर है, वटेवर कोई गाड़ी है, उसको तहवील में लेती है और उसके ड्राइवर को हिरासत में लेके अदालत में पेश किया जाता है। दूसरे दिन उसकी इजीली जमानत हो जाती है। यही वजह है जो शहरी मुश्तिल है, शहरी गुस्सा है कि रोज़ 1 से 2 और 3 4 वाक़यात ऐसे हो रहे हैं शहर में कि लोग मर जाते हैं, सगे बहन भाई मर रहे हैं, दोस्त मोटरसाइकिल में जा रहा है, उनको ट्रॉलर में कुचला है। और ऐसे CCTV फुटेज भी हमारे सामने मौजूद है बहुत सारी, जिसमें हमने देखा
कि डंपर जो ना जाते जाते एक शहरी पर चढ़ गया, मतलब उसको आगे ये नहीं दिखाई दे रहा कि कोई मोटरसाइकिल सवार जा रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस सब सामने आई, उसको ये वाज़ेह तौर पे हुआ कि ये सब लापरवाही या नशे की ज्यादती, क्योंकि पुलिस के नशे की ज्यादती ये रिपोर्ट ये कहीं साबित होता है कि देखिए पुलिस, और आपको पता है ये पुलिस का गठजोड़ है, ये वाज़ेह तौर पे मैं क्लियर कर दूं, गठजोड़ का मामला होता है, इसलिए ये रिपोर्ट शो नहीं होती। हर जगह आपको पता है कि मामला बन जाते हैं और फिर उसको मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी फुटेज पर डंपर चढ़ गया है, डंपर ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं होते, ये चीज क्लियर है। बहुत सारे, एक इंसिडेंट नोट करा कीजिए, जो इंसिडेंट हुआ है जो राशिद बनाद रोड पे रात में हुआ, इसमें 60 डंपर जले, इसमें बहन भाई जहां वाक़ हुआ, इसमें जो लड़की मरी उसकी अगले महीने शादी, मसला इससे पहले बात करें, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, हाँ खुर्रम, एक सेकंड में वापस आती हूँ। जो हमारे साथ हैं लियाकत महसूद है। एक तो ये कि लापरवाही, ड्रग्स का इस्तेमाल, तवातुर के साथ ये एक्सीडेंट्स, मानते हैं कि जी हमने किया है, मानते हैं कि होते हैं, हुकूमत भी आपके साथ खड़ी होती है, आपको कहती है कि आप लोग एहतियात करें, ये चीज़ें करें, वो चीज़ें करें, उसके बाद चढ़ाई भी माजरत के साथ आप लोग करते हैं, धरने भी आप लोग देते हैं, मरती हैं इंसानी जाने, आपका भी यकीनन नुकसान होता है। जिम्मेदार कौन है? जो मर गया वो? देखो, इसका जिम्मेदार आज जो वाकया भी होगा, ये तो आज पहला वाकया भी नहीं है, तो इससे पहले भी हो चुका है। हाँ। सिंध गवर्नमेंट ने जो उसके साथ मेरा मीटिंग भी हो गया, या अपोजिशन लीडर मेरे साथ भी था और जियाल अंजार भी था और शर्जील भी था। वो पूरा सिंध गवर्नमेंट का इंतजाम यह बता, डैम्पर के ऊपर पाबंदी लगाया सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। हमने डैम्पर नहीं चलाया, जो सिंध गवर्नमेंट का जरूरत है, कचरा मलबा वगैरह वगैरह, उसको 24 घंटे के लिए लेटर भी दिया। लेकिन आज तो सबसे पहले क्यों हो रहे हैं? मुझे तो ये तो बताएं कि ये हो क्या रहा है अभी। लेकिन अभी ये सिंध गवर्नमेंट का लापरवाही है, ये सिंध गवर्नमेंट का लापरवाही है। हम जितना टैक्स भी दे रहा है, इतना टैक्स से के धारा भी नहीं दे रहा है। सबसे पहले आज जिसका और 2 बच्चा शहीद हुआ, जान बाग हुआ, तो सबसे पहले मैं उसका मजम्मत भी करता हूँ, उसका गम दर्द तो मेरा गम दर्द है। लेकिन उसके अलावा जो शरफसन लोग है, जो उसने 8 गाड़ी भी जलाया और आज 16 ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर तशद्दुद भी किया, वो कोई थाने पे कोई अस्पताल पे, लेकिन ये जो शरपसंद लोग है, तो मैं गवर्नमेंट है, देखिए नहीं, एक तो ये कि वो शरपसंद नहीं है, कानून उन्होंने अपने हाथ में लिया, गलत किया, लेकिन वो शरपसंद नहीं हो सकते। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये वाकयात कैसे हो रहे हैं? क्यों हर दफ़ा ये खबर आती है कि डंपर ने नौजवान को कुचल दिया, डंपर ने मियाँ बीवी को कुचल दिया, बाप बेटी को कुचल दिया, बहन भाई को कुचल दिया? क्यों होता है ये? देखिए, आज जो एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी का नया कान है, 3:15 बजे पे रात को उसने मुझे कॉल किया। 4:15 बजे मैं मौके पे पहुंच गया वहाँ जब मैं मौके पे पहुंच गया, कम से कम 200-250 लोग खड़ा था, जो शरफसंद लोग है। लेकिन मैं सिर्फ ये मजूमत सिंध गवर्नमेंट से भी कर सकता हूँ, जो एक गाड़ी एक्सीडेंट कर रहा, लेकिन 8 गाड़ी वहाँ जो शरफसन लोग जलाएगा, तो फिर उस 8 गाड़ी का बेचारे का क्या गलती है? अरे आप अपनी गाड़ियों को रो रहे हैं, यहाँ बंदे जान से जा रहे हैं, डंपर उनको सड़कों पे कुचल रहे हैं, गाड़ी तो आपकी फिर बन जाएगी। आपकी गाड़ी तो सिंध हुकूमत कह रही है ना, जिसने आपके सर पे हाथ रखा हुआ है, हम बनवा के देंगे। जिंदगी वापस ला सकते हैं आप? पूरी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट लाहौर का है। अरे भाई, लाहौर हो या कराची हो, फिर अपनी बात आप मुझे बताएं, आपके डंपर्स तो फिर बन जाएंगे, जो मर गया वो वापस आएगा? नहीं, देखो, एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट तो एक हादसा है। एक्सीडेंट किसी का जातियत नहीं है, एक्सीडेंट किसी का दुश्मनी भी नहीं है। एक्सीडेंट सिर्फ शहर के अंदर नहीं है, नादरा बाईपास पे भी एक्सीडेंट आई हुए पे भी है, लेकिन पूरी पाकिस्तान में ज्यादा एक्सीडेंट लाहौर में भी होते हैं। लेकिन लाहौर में वहाँ तो गाड़ी क्यों नहीं जलाएगा? आपको लाइसेंस मिल गया कि चूंकि लाहौर में भी होते हैं तो आप भी मारे? यहाँ कराची में 6 महीने पहले सारे ड्राइवरान का हमने लाइसेंस भी बनाया और पेटनेस भी बनाया और परमिट भी बनाया, जो सिंध गवर्नमेंट ने कानून लागू किया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक हमने मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, माजरत के साथ। आपकी बातें मुझे बिल्कुल खुर्रम समझ में नहीं आ रही। मतलब लाहौर में मरते हैं तो ये जस्टिफाइड है कि कराची में मरे, नॉर्दर्न बाईपास में मरते हैं तो ये जस्टिफाइड है कि कराची की सड़कों पे भी मरे? क्या मजाक है ये? देखिए,
नादिया आप मेरे साथ वो वाले बात कर रहे हो, आप मुझसे सवाल कर रहे हो ना, आप मुझसे जवाब ही ले रहे हो। जो जगह पे एक्सीडेंट हुआ तो उसी गाड़ी का अभी पूरा मालूमात नहीं है जो किस गाड़ी ने किया, वाटर ट्रैकर ने किया या डैम्पर ने किया। भाई डैम्पर वहाँ के कम से ड्राइवर कम का जो बयान आया है, 8 गाड़ी उसने कहा, मुझे पता ही नहीं चला कब वो नीचे आ गए, नशे में धुत होके चला रहे होते हैं। तो अगर देखो नशा कहाँ से भी आता है, नशे का जिम्मेदार कौन है? अगर जब नशा कर रहा है, पहले ड्राइवर नशा नहीं कर सकता, अगर नशा करता है जितना पागल है जो गाड़ी करना है, खुद ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। एक्सीडेंट होगा। एनीवेज मैं आपसे क्या बात करूं, आपको बात समझ में नहीं आ रही। सेफ्टी शीटों का कहा गया था, आज तक गवर्नमेंट ने जो सेफ्टी शीट लगाए आज तक वो नहीं लगी किसी गाड़ी में, बार कोड नहीं लगा, कैमरे नहीं लगे जिससे ये फिलवाज हो सके, इंसानी जान बच सके। डंपरों के साइडों में सेफ्टी शीट लगाने के लिए बात भी हुई थी। इनको मसला ये है, इनको सिर्फ दुख है अपने डंपर का, जो कि हुकूमत सिंध वादा कर चुकी है कि जी हम बनवा कर देंगे। इनको इंसानी जानों के ज़िया का कोई दुख नहीं है। और माज़रत के साथ सिंध हुकूमत का पूरा इनको सपोर्ट है, पूरा इनके ऊपर हाथ है। आज का भी जो वाक़या हुआ उसमें जो जान से गए उनके लिए कुछ नहीं है सिंध हुकूमत के पास, सिर्फ अफसोस है, मुजम्मत है। इनका सारा नुकसान भी पूरा करेंगे। जिन्होंने डंपर को आग लगा दी उनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ पर्चे भी कटवाएंगे। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं खुर्रम? देखिए अभी तक 10 से ज़ायद लड़के उठा चुकी है और पुलिस ने करा ये है कि जैसे ही हादसा हुआ है उसके फौरी बाद जो इस हादसे के करीब जो होटल बने थे चाय के होटल, क्योंकि सैटरडे नाइट का ये वक़्वा है, बच्चे जो है वो लड़के वो अक्सर रात में होटल पे बैठते हैं। पुलिस वहाँ गई है, पुलिस ने वहाँ से मोबाइलें भर के लड़कों को उठाया है, कुछ भाग गए और बच्चे वहाँ लड़के कहते रहे कि भाई हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे कल क्या था हम जॉब करते हैं तो हम तो छुट्टी पे यहाँ बैठे हैं चाय पीने के लिए। हादसा तो वहाँ हुआ है लेकिन उन सबको उठा के लिया और बाकायदा 10 लोगों को ठीक है मैं जरा अली खुशीदी साहब की तरफ जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका भी जी। अली खुशीदी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अली खुशीदी साहब हमारे साथ नहीं है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि आप अभी मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया है आईबी पे कि जी अली खुशीदी साहब जो है वो प्रोग्राम से उठकर चले गए हैं और उनकी नाराज़गी ये है कि हमने उनको लियाकत महसूद के साथ क्यों लिया। भाई आप एक शहर में रहते हैं, अगर मैं इस इशू पे जो डंपर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डंपर्स जो हैं वो ज़िंदगियां निगल रहे हैं कराची की सड़कों पर, तो मैं किसको लूँ? अगर मैं डंपर्स एसोसिएशन के सरबराह को नहीं लूँ तो फिर मैं बताएं कि मैं किसको लूँ? मैं के इलेक्ट्रिक से किसी को लूँ, मैं वापडा से किसी को लूँ, या मैं जाके जो है वो किसी और सूबे से किसी को लूँ? मतलब कौन सी अजीब सी लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता कि जो सियासतदानों के गर्दनों में सरिये होते हैं, फिर हमें बताया जाता है कि जी MQM जो है वो तो बड़ी आम आदमी की पार्टी है, बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं, बड़े हम्बल लोग हैं, बड़े मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। अगर आप इस बात पर नाराज़ होकर उठ जाएंगे कि जी हमें उनके साथ क्यों लिया, आप हमें बता दें कि आज जो ये वाक़या पेश आया है बहैसियत अपोजिशन लीडर आपने क्या किया? क्या आप उस घर में गए जहाँ पर ये लाशें आज उठी हैं और उनके घर में 2 बच्चों की तदफीन हुई है? वही 2 ही बच्चे थे उन वालिदैन के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे तमाम के तमाम सियासी जमातें सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे, अपने एजेंडा पर हुकूमत इस सूबे पर कर रही हैं। ना इस सूबे से उनको कोई दिलचस्पी है, ना इस सूबे की आवाम से उनको कोई दिलचस्पी है, ना इन कराची की सड़कों पर मरने वालों से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। सवाल ये है, बहुत गलत है कि आवाम ने अपने हाथ में कानून लिया और डंपर्स को आग लगाई, लेकिन सोचने की बात ये भी है कि ये नौबत क्यों आई। हम जब ये बात करते हैं ना, मुझे इजहारुल हसन साहब हैं, अब तो वो पहले वो अपोजिशन लीडर होते थे सिंध के, उनकी एक बड़ी मशहूर नज़म थी जो उन्होंने असेंबली में अपने पढ़ी थी, आओ मिलकर खाते हैं। ये ज़्यादा पुरानी नहीं, कल का वाक़या है कि सिंध असेंबली के अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर हो गया। सब ने मिलकर इस बिल की मंजूरी दे दी। ऐसे इशूज़ में जब अपनी जेबें भरने का वक्त आता है तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब ये वाले मसले होते हैं, जब बात करनी होती है कराची की आवाम की, तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा और मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सोचा था कि आप हमें टाइम देंगे और आपको हम सोलो लेंगे और आपके साथ आपका इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिंध हुकूमत की भी हमने बड़ी कोशिश की कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए, लेकिन वो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में मसरूफ़ हैं और किसी के घर में क़यामत गुजर गई, किसी के घर में
सोग है, रोना हो रहा है, मैयतें दफन हो रही हैं, हुकूमतों को कोई गर्ज नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल तंज और टैरिफ में मुसलसल इजाफे पर भारत में नरेंद्र मोदी पर क्या गुजर रही है। ब्रेक लेते हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। चैनल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ हो क्या रहा है उनको खुद भी शायद पता नहीं चल रहा, बावजूद इसके कि उनकी अपनी ऑपोजिशन उनको खुलकर समझा रही है, उनको खुलकर बता रही है। पाकिस्तान ने जो जंग हुई उसमें भारत को शिकस्त फाश दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने राफेल गिराए, 5-6 राफेल गिराए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने अमेरिका को जंग रोकने के लिए कहा, सालिसी का किरदार अमेरिका ने अदा किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन और ये बात भारत भी तस्लीम करता रहा, लेकिन 3 माह बाद उनके जो एयर चीफ थे वो जागे और उन्होंने कहा नहीं, सुने, हमने तो पाकिस्तान के गिराए थे। उन्होंने नहीं देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से सारा कुछ बयान कर रही है, सारा कुछ पब्लिक कर रही है, पब्लिश कर रही है। लेकिन उसके साथ मामलात यहाँ पर रुके नहीं। हमने ये देखा कि जब टैरिफ का मामला आया तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने 25% टैरिफ लगाया भारत पर, और उसके बाद जब उन्होंने अपना रशिया से अपना जो ऑयल ले रहे थे वो उन्होंने कंटिन्यू रखा, तो उसको उन्होंने 25% मज़ीद किया और वो 50% कर दिया। अभी ये सारे मामला चल रहे थे और यहाँ पर लव यू पाकिस्तान हो रहा था, जो कि ज़ाहिर है उनको भारत को ये भी मंजूर नहीं था। मैं ज़रा दिखाऊंगी कि भारत की अपोजिशन किस तरह आड़े हाथों ले रही है नरेंद्र मोदी को। लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने मज़ीद स्मार्ट बनने की, दुनिया को दिखाने की कोशिश की, और एक उन्होंने एक्स पर पोस्ट दाखी जिसमें उन्होंने लिखा कि हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट लूला, थैंक्ड हिम। पुतिन के हवाले से उन्होंने बात की, थैंक्ड हिम मेकिंग माई विजिट टू ब्राज़ील मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल। वी आर committed to deepening our strategic partnership including in trade, energy, tech, defense, health and more. A strong people-centric partnership between global South nations benefits anyone. अब ये जब हुई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और उनको कड़ा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा सो नाउ मोदी इज रोलिंग आउट द रेड कारपेट फॉर मिलिट्री पुतिन। फिर उन्होंने कहा अनबिलीवेबल, आफ्टर ऑल वी हैव डन फॉर इंडिया, दे चूज रशिया। Very disrespectful. I gave India the biggest economy boost by allowing them to trade with the USA, and now I put a modest 50% tariff to protect American jobs, and this is how they respond. Said, if Modi thinks Putin will save him from what's coming, he is making a big mistake. The US will act fast and strong. Maybe 100% tariff, maybe more. अमेरिका फर्स्ट। ये हो गई। जनरल नईम लोधी साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, इससे पहले कि मैं आपसे बात का आगाज़ करूं, जनरल साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो जंग जीतता है वही रूल भी करता है, लेकिन ये जो भारत और अमेरिका का मामला है ये सिर्फ जंग हारने की वजह से हुआ है। जब ये आ रहे थे ट्रम्प तो नरेंद्र मोदी तो बड़े खुश थे, माय फ्रेंड और ही विल विन। हुआ क्या इनके दरमियान? जी मैं जो मेरी असेसमेंट, वैसे तो आपको पता है ना, मशहूर जो बातें हैं वो तो यही हैं कि ये क्यों रूस से तेल क्यों ले रहे हैं और उनके साथ तजारत क्यों कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रिक्स का हिस्सा क्यों है, जो कि एक बड़ी बात है। लेकिन मेरे अपने ख्याल में जो आप थोड़ा सा इंडिकेट कर रही हैं ये भी एक वजह है कि भाई हमने आपको खड़ा किया था चीन के खिलाफ, चलो चीन से आपने मार खाई वो तो काबिल बर्दाश्त है, आपने पाकिस्तान से भी ठुकाई करवा ली, तो ये बात साफ है। वो कह रहे हैं हम ऐसा पार्टनर क्यों चुने जो हमारे किसी काम का ना हो, वो तो खड़ा करना चाहते हैं अपने साथ कोई ऐसा हलीफ जिसमें कोई दम खम हो। तो मेरा ख्याल है एक तो मेन वजह यही। दूसरा ये जो देखिए क्लेम है जहाजों का, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है,
पाकिस्तान को रेफर कर देना चाहिए कि जो राफेल बनाने वाली कंपनी क्या कह रही है, जो ये इजेक्शन सीटें बनाते हैं अमेरिका में वो क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं, बस उनको सुन ले, दुनिया क्या कह रही है उनको सुन ले, हमें तो कोई क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जब किसी को बेइज्जती की आदत हो जाए ना, और फिर कुछ देर के लिए अगर दुनिया की तवज्जो हट जाए और वो महसूस करे कि हमारी बेइज्जती कम हो रही है, तो दोबारा कोई ऐसा काम कर देते हैं ताकि बेइज्जती की लेवल वही चली जाए। बेइज्जती का भी नशा है शायद, बेइज्जती का अपना नशा है। ये बिल्कुल इस किस्म का लगता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो 2 पॉइंट है ना, एक ये कि आपने मार क्यों खाई, हमने इतनी आपकी मदद की, और दूसरा ये है कि वो अमेरिका ये कहता है कि आपको पता है कि ब्रिक्स जो है वो डॉलर की हेजमनी को चैलेंज कर रहा है, और जो बड़ाई है अमेरिका की वो दुनिया जानती है कि डॉलर की हेजमनी की वजह से, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। ब्रिक्स अभी कह रहा है कि हम एक अल्टरनेटिव करेंसी लेकर आएंगे, और गो के इंडिया ने ले तो लाल से काम लिया, बट दे आर ए पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो आई थिंक नाउ दे विल हैव टू डिसाइड कि या तो वो क्वाड और I2U2 क्वाड प्लस और ऑकस वगैरह इसका हिस्सा रह सकते हैं, या फिर ये कि वो ब्रिक्स का हिस्सा रह सकते हैं। दोनों जगह तो नहीं खेल सकते। इंटरनेशनल प्लेयर इतने बेवकूफ तो नहीं है कि आप दोनों साइड पे खेलें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी दोगली पॉलिसी है एक्सपोज हो गई है। नाउ दे विल हैव टू मेक अ डिसीजन, और डिसीजन मुझे नजर आ रहा है कि वो उनको ब्रिक्स के हक में होगा, और शायद अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हक में नहीं होगा, ये नजर आ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब एक दफ़ा फिर अमेरिका के दौरे पर है, इस पर भी ज़रा मैं बात करूंगी इसकी क्या सिग्निफिकेंट इट इज़। लेकिन ब्लूमबर्ग में खबर आई जिसमें उन्होंने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए। उन्होंने कहा, जो उसका तर्जुमा है वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खदशा था कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया था नरेंद्र मोदी को 17 जून को, और उनसे कहा था कि जी आप कनाडा में जो G7 समिट में अब वापसी पे अमेरिका आएगा, डिनर करेंगे। अब उनको खतरा ये था कि वहाँ से उन्होंने फील्ड मार्शल को भी बुलाया, तो ऐसा ना हो कि हमारी मुलाकात करा दें। 45 मिनट्स की इनकी दरमियान बातचीत हुई, रब्ता हुआ, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। वो एक आखिरी इनकी टेलीफोन कॉल थी, और नरेंद्र मोदी ने जाने से इनकार कर दिया, और शायद वही एक वजह बनी। आपको लगता है वही एक वजह बनी? ट्रम्प को ये बड़ा बुरा लगा कि उनको किसी ने नो कहा, और नरेंद्र मोदी जो है हमारे फील्ड मार्शल से डर गए? जी देखिए, अगर हम इवेंट्स के टाइमिंग्स को देखें ना, तो ये बात करीने क्या सी लगती है, ये बात दुरुस्त मालूम होती है। वैसे भी जो ट्रम्प का स्टाइल है वो आप भी जानती हैं, हम वो ऐसे ही करता है कि जिन दो लोगों के दरमियान मुलाकात करवानी है उनको दाएं बाएं बैठा के बात करके उनको हाथ मिलाने के लिए कहता है। एक आपने देखा 2-3 केसेस में ये हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये अकेली ये मतलब वो आप कह सकते हैं कि दैट कैन बी द इनिशिएटर, या इस सारे मामले को सामने लाने की वजह वो हो सकती है। अदरवाइज वजूहात वही हैं जिनका हम सब जिक्र कर रहे हैं कि भी ये जो मैंने 2 वजूहात बताई हैं, किसी काम के तो हो नहीं, किसी के साथ लड़ तो सकते नहीं, और फिर ये है कि हमारे खिलाफ जो ब्रिक्स बना हुआ है उसका हिस्सा हो, बहुत बड़ा हिस्सा हो। तो ये 2 बातें हैं। और देखिए बात ये है कि जो पर्सनैलिटी किसी के साथ बात करने से ही घबरा जाए, इससे तो कोई फर्क नहीं। अगर यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हेड ऑफ अ बिग कंट्री, और आप शाइनिंग इंडिया एंड राइजिंग इंडिया एंड व्हाट नॉट, तो आके बैठ के बातचीत करने में क्या प्रॉब्लम था? इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम था ना। हारे हुए थे ना सर, हारे हुए थे ना, फिर अपने मुल्क वापस किस मुंह से जाते? क्योंकि वो जो ट्रंप ने कहा ना कि मेरे कहने पे सीज फायर किया है, और इनके मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट की थी और फिर सीज फायर हुआ है, वो बात फिर बिल्कुल सिक्का बंद सामने मीडिया पर आ जाती है ना, बिकॉज ट्रंप तो बात नहीं आता। उसने उधर ही कहना था कि देखो आई एम सो हैप्पी यू आर हियर, यू रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू। एक तो उनके जहाज गिरे, ऊपर से ये क्लियर ये भी इसमें रिपोर्ट आ गई, इंटरनेशनली पब्लिश हुई कि जी राफेल्स का कोई वो नहीं था, उनकी इंटेलिजेंस की गलतियां थी, उनकी इंटेलिजेंस की वीकनेसेस थी, कमजोरियां थी इंडिया के, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब मैं ज़रा सा आ जाती हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो अभी जो अमेरिका का दौरा है, जिसमें वो एक सरकारी दौरे में है, और जो उनके जनरल कॉर्नेल की शानदार क़यादत को 2 तरफ़ा अस्करी ताउन को भी मजबूत अभी अभी इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप किस तरह से देख रहे हैं, और किस तरह से पाकिस्तान इस इन मूवमेंट्स को कैश करा सकता है, मतलब अपने फ़ायदे में, अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें अब कोई शक नहीं है, और ये तमाम लोग मानते हैं
कि बेशुमार काविशों की वजह से, फील्ड मार्शल आसिम साहब की वजह से, काविशों से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेटस है वो बहुत स्काई रॉकेट गया है, आप यूँ समझ लें। उसकी सिर्फ एक तो वजूहात सावधान फतह तो है ही है, मेरा ख्याल है द वे ही मीट्स पीपल, द वे ही स्पीक्स टू देम, जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, वो भी हमें वो क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात आपने नोट किया होगा कि अंदर से भी जो मॉरल सपोर्ट है आर्मी की और फील्ड मार्शल की, उसमें बहुत इजाफा हुआ है, वो काफी बड़ी है। उसकी बुनियाद के ऊपर वो फिर बाहर और उनको फायदा आता है, वो बातचीत करते हैं। तो मैंने तो ये देखा है कि वैसे तो जितने भी लोग ट्रम्प को मिले हैं, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो वो कुछ लेके नहीं आ सके, वो कुछ देकर ही आए हैं। लेकिन हमें अपने फील्ड मार्शल पर मेरा कम से कम मुझे ये नजर आ रहा है कि ये उससे कुछ ना कुछ निकाल कर आए हैं, लेकर आए हैं। और बेसिकली वजह ये थी जो मुझे नजर आती है कि वो जो ईरान और इसराइल का चल रहा था ना, और इसराइल को देखिए, इसराइल इतनी मजबूती के बावजूद, इतने मुल्क उसके साथ खड़े हुए, उसके पीछे अमेरिका लगातार रोजाना की बुनियाद पर उनको गोला बारूद दे रहा, उसके बावजूद जो उनकी ऐसा पटाई होना शुरू हो गई, तो वो मेरा ख्याल है कि एन मौके पर आसिम मुनीर साहब ने ऑफर किया कि मैं इस मामले को आपकी मदद करता हूँ। आई थिंक ट्रम्प वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट, वो मुझे लग रहा है। और अभी जी, और अभी भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान कैन डू अ लॉट। और मुझे लग रहा है चीजें इसी तरफ जा रही हैं, और हमें एक चीज से नहीं घबराना चाहिए बहन, ये मैं आपको बता दूं। हमारे कुछ लोग परेशान होते हैं, मैं भी थोड़ा सा परेशान था कि ये चीन खुदा न खास्ता नाराज ना हो जाए। कुछ चीन के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं और ऐसे सिक्का बंद हैं कि उसमें कोई शक व शुबा ना उनको है कि हमारी उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, ना हमें है कि उनके साथ। तो इन चीजों से उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हम गुफ्तगू कर रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो दुनिया भी देख रही है, हम भी देख रही है। इस वक्त हम इंडिया को क्या कह सकते हैं, शाइनिंग इंडिया से बाय बाय इंडिया। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।